नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कहते हैं कि संघर्षों के पीछे भी एक इतिहास होता है और इतिहास को बदलने के लिए कई कठिन डगर से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी बताएंगे जिसने संघर्ष से एक नई इबारत लिखी है, जो गुरु शिष्य की परंपरा को तन मन से निभाता है, जिसके लिए गुरु का आदेश ही सब कुछ होता है और जो सन्यासी धर्म का पालन कर सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। आखिर कैसे उत्तराखंड के एक गांव के रहने वाला लड़का गोरखपुर के मठ का महंत बन जाता है। छात्र जीवन से निकलकर संत बनने की कहानी। एक सन्यासी का सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी। कैसे एक महंत यूपी का भाग्य विधाता बन गया। एक महंत का राजनीतिक गलियारों से लखनऊ तक पहुंचने की कहानी। कहते हैं कि काल का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े धनवानों को फकीर बना देता है और फकीरों को अमीरी के सातवें आसमान तक पहुंचा देता है। योगी आदित्यनाथ का वर्तमान संघर्ष का वो उदाहरण है जिसे देखकर किसी के भी जीवन में परिवर्तन आना संभव है। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी की बात कहकर निकलता है और फिर सब कुछ त्याग कर संत बन जाता है। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ की खासियत जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर योगी आदित्यनाथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेते हैं? आखिर वो कौन सा मंत्र है जिसके सहारे योगी अपनी बातों और वादों पर अडिग रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे एक शिष्य की कहानी जिसके लिए गुरु ही सर्वस्व होता है। बताएंगे उस संत की कहानी जिसके लिए समाज का हर एक शख्स परिवार होता है। आज हम आपको बताएंगे एक महंत के राजनेता बनने की कहानी जो अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता से सभी को चौंका देता है। आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कहानी जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को ही बदल देता है। कैसे एक मुख्यमंत्री संकट की घड़ी में खुद को साबित करता है और जिसका डंका सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के रहने वाले अजय सिंह बिष्ट को शायद ये इल्म नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की क्या है कहानी, हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज पर। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे शासक के रूप में है जो खुद जनता के लिए लगातार काम करते हैं और जनता ही उनके लिए सब कुछ है। अपने विरोधी पर योगी आदित्यनाथ जमकर प्रहार करते हैं और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन उत्तराखंड का अजय सिंह बिष्ट कैसे गोरखपुर पहुंचकर महंत बन जाता है और कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाता है, यह रिपोर्ट देखिए। भगवा वस्त्र, चेहरे पर ओजस्वी तेज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी पस्त हो जाएं। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके दो भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रखर राष्ट्रवाद का नायक, सत्ता के सहारे सेवा भाव करने की छवि,
आज यही योगी आदित्यनाथ की पहचान है। लेकिन बचपन के दिनों में योगी आदित्यनाथ की पहचान बिल्कुल अलग थी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में आनंद सिंह बिष्ट के घर 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। अजय सिंह बिष्ट का गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। पंचूर गांव में ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे। आपको बता दें कि अजय सिंह बिष्ट को दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, मौज मस्ती करना पसंद था, लेकिन बड़ों का आदर हमेशा करता था। यही बर्ताव अजय सिंह बिष्ट के चरित्र में रचा बसा हुआ था। अजय सिंह बिष्ट भी बचपन में एक साधारण बालक की तरह ही था। पहाड़ पर बसा पंचूर गांव अजय सिंह बिष्ट के शुरुआती दिनों की कई स्मृतियों को समेटे हुए है। यही वो घर है जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। यही वो स्कूल है जहां उन्होंने ज्ञान का ककहरा सीखा। यही वो बचपन के साथी भी हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ते हुए देखा। 5 तक रहे हमारे साथ में, फिर 8वीं तक हमारे साथ रहे। मतलब पढ़ने में सबसे दबंग थे, पढ़ने में किसी से कम नहीं थे। वो जो सवाल गुरुजी पूछते थे सबसे आगे उनका जवाब मिलता था। और जो उनका बचपन था वो इसी हमारे उन स्कूल में मेरे से 2 क्लास पीछे थे और उन्होंने यहाँ पर 5वीं तक किया। और उसके बाद उन्होंने यहीं पर हमारे मेरी दुकान के सामने जूनियर हाई स्कूल ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर उन्होंने 6, 7, 8 वहाँ पर किया। उसके बाद वो उन्होंने चमकोट खाली में यहाँ पर वो पढ़ा और उसके अपने पिताजी के पास प्रतापनगर टिहरी में गए वो लोग को। और बहुत अच्छा व्यवहार था, वही गहरे स्वभाव के लोग थे और उनका व्यवहार सभी के साथ अच्छा था। खेलते थे, कूदते थे, स्कूल से आना जाना था। हमारे से बड़े 2 क्लास पीछे थे। अजय सिंह बिष्ट का परिवार भी गांव में एक साधारण तरीके से जीवन यापन करता था। उसी साधारण परिवार में जन्मा एक बालक जो पहाड़ की परछाइयों से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे का भाग्य विधाता बन जाएगा, ऐसा विचार ना तो उस वक्त किसी के मन में आया था और ना ही इसके बारे में किसी ने कोरी कल्पना ही की थी। 22 साल की उम्र तक अजय सिंह बिष्ट दुनियादारी में थे। जहां पहाड़ और जंगल उनके दोस्त हुआ करते थे। स्कूल जाना एक जुनून हुआ करता था। एक पूरा परिवार था जिस पर अजय सिंह बिष्ट जान न्यौछावर करता था। गांव का वो घर जो अजय सिंह बिष्ट के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन फिर एक वक्त आता है, 10वीं पास होते ही अजय सिंह बिष्ट का दाखिला भारत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों से संपर्क में आते हैं। उन्होंने हमारे ठाकर मतलब प्राथमिक विद्यालय ठाकर में उन्होंने पढ़ाई की, जूनियर हाई स्कूल ठाकर में पढ़ाई की और घर के कामों में वो पूरी रुचि थी और पढ़ने में वो बहुत ही कर्मठ और विद्वान थे। उसके बाद यहाँ से हमने 9वीं 10वीं में चमकोट खाल गए। उसके बाद अपने पिताजी के साथ वो ऋषिकेश या टिहरी गए और वहाँ भी उन्होंने मतलब अच्छी पठन किया। और आज जिस जगह पर वो हैं उस जगह के लिए हम तो मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते। जब अजय सिंह बिष्ट यूनिवर्सिटी में राजनीतिक परिचर्चा में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन भी जोर शोर से चल रहा था। 90 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा निकाल रहे थे और इस आंदोलन से अजय सिंह बिष्ट भी जुड़ गए।
और फिर यहीं से शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी। देश में राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा पर निकले हुए थे। जगह जगह चौपाल लगाए जा रहे थे, भाषणों का दौर चल रहा था। इस रथ यात्रा में लाखों साधु संत शामिल हो रहे थे और इसी कार्यक्रम में अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ से होती है और फिर यहीं से शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी। 25 सितंबर 1990 को जब लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की थी तो योजना ये बनाई गई थी कि इस रथ यात्रा में युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं को साथ लाकर इस यात्रा को सफल बनाया जाए। इस यात्रा में युवाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग योजना बनाई गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा था ताकि राम मंदिर आंदोलन का युवाओं तक साफ साफ और सीधा संदेश पहुंचाया जा सके। राम मंदिर आंदोलन के दौरान अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ से हुई थी। राम मंदिर के जारी आंदोलन के बीच में ही महंत अवैधनाथ विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहीं पे पहली बार अजय सिंह बिष्ट को उन्होंने देखा। उनकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए अवैधनाथ और उसके बाद ही अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने गोरखपुर आने का न्योता भी दिया। और जब वहां पर अजय सिंह बिष्ट पहुंचे, जब उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई तो उनकी बातों से अजय सिंह बिष्ट काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए। पहली मुलाकात में ही योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए थे और एक दिन ऐसा वक्त आया जब अजय सिंह बिष्ट ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल महंत अवैधनाथ से मुलाकात के बाद अजय सिंह बिष्ट वापस पंचूर आ जाते हैं, लेकिन महंत अवैधनाथ से जो बातचीत हुई उस पर अजय सिंह बार बार विचार करते हैं, क्योंकि एक तरफ उनका वो घर था जिससे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, वो पूरा परिवार था जिस पर वो जान न्यौछावर करते थे। आखिरकार वो समय आ ही गया कि जब अजय सिंह बिष्ट को घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। घर से निकलते समय योगी आदित्यनाथ ने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वो महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। राम मंदिर आंदोलन के साथ साथ अजय सिंह बिष्ट महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए और फिर 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी थी। तभी उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। सर 1993 में जब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की तबीयत बिगड़ती है तो इस बात की चर्चा शुरू होती है कि आखिर महंत अवैधनाथ के बाद गोरक्षनाथ पीठ का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन इसी बीच 1994 में अजय सिंह बिष्ट दीक्षा लेते हैं महंत अवैधनाथ से और बन जाते हैं अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ। और फिर यहीं से शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट की एक नए जीवन की कहानी। महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने के बाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अवैधनाथ जिस पीठ के महंत थे उसे गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ ने स्थापित किया था। गोरक्षनाथ पीठ योगियों के लिए साधना स्थल था, लेकिन समय के साथ साथ ये पीठ गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में जनसेवा और राजनीति का केंद्र बन गई थी। गोरक्षनाथ पीठ को गुरु गोरखनाथ ने गोरखपुर में स्थापित किया था। वैसे तो गोरक्ष पीठ साधुओं और संतों के लिए साधना का स्थल था, लेकिन धीरे धीरे गोरक्ष पीठ राजनीति का भी केंद्र बनता चला गया और गोरक्षनाथ पीठ में बड़े बड़े आंदोलनों के दौरान बैठकें हुआ करती थी। और आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी यहाँ बड़े बड़े नेता बैठक किया करते थे
और आंदोलनों की रणनीति यही तैयार की जाती थी। महंत दिग्विजय नाथ के बाद महंत अवैधनाथ गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी बने। महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे थे, लेकिन जब अवैधनाथ के उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो फिर चर्चा शुरू हुई कि इस गोरक्ष पीठ की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, क्योंकि गोरक्षनाथ पीठ सिर्फ एक पीठ नहीं थी, बल्कि इस पीठ से कई जन आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन की भी रणनीति तैयार की जाती थी। महाराणा प्रताप कॉलेज के विद्यार्थियों का जो विवाद था, उसमें जिस तरह से वो सड़कों पर आ गए छात्रों के साथ, वो गोरक्ष पीठ के महंतों की जो परंपरा थी उससे एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। और न सिर्फ मठ और उसकी परंपरा के, बल्कि ऐसा देखा भी नहीं गया था कि कोई पारंपरिक तौर पर इतने उच्च धार्मिक पीठ पर आदमी बैठा हो, वो इस तरह से सड़कों पर लड़कों की लड़ाई लड़ ले। और शायद इसी चीज़ ने उस समय जनता का ध्यान भी खींचा, और उनका ये जो पहला ही जो रोड शो था या पब्लिक अपीयरेंस था, उसमें लोगों को एक नेता की झलक मिली, एक नायक की झलक मिली। इन सभी बातों को देखते हुए महंत अवैधनाथ ने 1998 में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के साथ गोरखपुर की समस्याओं में भी दिलचस्पी लेने लगे। इसी बीच साल 1998 में लोकसभा चुनाव आया। योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ के आदेश पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 26,000 वोटों से पराजित किया। 25 साल 11 महीने के योगी लोकसभा पहुंचने वाले सबसे युवा सांसद थे। लेकिन 1998 के बाद 1999 में योगी आदित्यनाथ को फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ सिर्फ 7,000 वोटों से ही जीत दर्ज कर पाए। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद काफी बढ़ गया था, और फिर यहीं से योगी आदित्यनाथ का राजनेता के तौर पर एक सफल और निर्णायक राजनीतिक सफर शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के कई जिलों में लोकप्रिय होते चले गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कई बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहे थे और साथ ही साथ जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना रहे थे। सभी वर्गों के लोग गोरक्षनाथ पीठ के महंत को अपना सब कुछ मानने लगे थे, और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में फैल चुकी थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक तौर पर योगी का कद काफी बढ़ गया था। एक तो योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, और दूसरा वो लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे। लोकसभा चुनाव में जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ का कद गोरखपुर में काफी बढ़ गया था। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को देखते हुए यूपी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को परेशानी होने लगी। फिर समय आया साल 2002 का, जब उत्तर प्रदेश फिर से विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार था। लेकिन इसी साल
बीजेपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर उनके विरोध में आ गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को विश्वास था कि बीजेपी बिना उनसे विचार विमर्श किए किसी भी नेता को गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। लेकिन जब बीजेपी ने गोरखपुर विधानसभा सीट से शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया तो ये लड़ाई और आगे बढ़ गई। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2002 में राधा मोहनदास अग्रवाल हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर शहर से चुनाव लड़े थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला और वो बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत गए। 1998 की लोकसभा चुनाव के बाद 1999 में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। 2 बार चुनाव जीतने के बाद अब वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो चुके थे। उनका पद लगातार बढ़ रहा था, लेकिन यही बात कुछ लोगों को बेहद खटकने भी लगी थी। 2002 में यूपी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नेता इस हार पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने एक नया संगठन बनाने का ऐलान कर दिया, हिंदू युवा वाहिनी। राजनीति में उनका आना, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतना और बहुत जल्दी इस निर्णय पर पहुंच जाना कि अगर आपको राजनीति में अपनी बात करनी है तो आपका अपना एक बेस होना चाहिए। इसी धारणा के तहत वो हिंदू युवा वाहिनी गठित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक सांगठनिक आधार चलाते हैं। एक निर्णायक मौके पर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनको चुनौती देते हैं और उस चुनौती में उसको पराजित करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की वो दृढ़ता है जो खतरनाक स्तर तक जाकर फैसले लेने के लिए भी उनको प्रेरित करती है और जिसका उनको कई बार फायदा मिला। अब योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदू नेता के तौर पर बन चुकी थी। एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर आगे आता था और किसी भी मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाता था। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर में बैठकर पूर्वांचल पर अपना प्रभाव कायम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मऊ और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से चुनौती मिल रही थी। बाहुबली मुख्तार अंसारी का प्रभाव मऊ से लेकर वाराणसी तक था और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ दोनों अलग अलग ध्रुवों पर चल रहे थे। दोनों की राजनीतिक जो लड़ाइयाँ थीं वो अलग थीं और सालों साल मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच में अदावत चलती रही। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की अदावत के बीच वक्त आया 2007 का, जब गोरखपुर में 2 गुटों की लड़ाई के बीच पुलिस ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया। योगी आदित्यनाथ को 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उस समय एक सांसद का 11 दिनों तक जेल में रहना बहुत बड़ी खबर बनी थी। लेकिन जब 11 दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ जेल से छूटकर दिल्ली पहुंचे तो संसद में इस घटना का जिक्र करते हुए रो पड़े। गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हो, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है,
मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। एक तरफ विपक्षी नेता योगी आदित्यनाथ पर राजनीति में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष हो रहे थे कि एक सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू जनमानस के लिए काम करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। योगी आदित्यनाथ सभी आरोप को दरकिनार करके लगातार गोरखपुर में काम करते जा रहे थे। जनता दरबार में हिंदू मुसलमान सभी समुदायों की समस्याओं का हल निकाला जा रहा था। मुस्लिम परिवार का काम तो जो है, जब योगी जी सांसद थे 1998 से लेकर के, तो वो स्वयं खुद किया करते थे, और कोई भी मुस्लिम समाज अपनी जो है समस्या को लेकर के जाता है तो कभी वो निराश होकर के नहीं लौटा। सारा का सारा काम जो है योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से करते थे, और आज तो कहने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मुस्लिम समाज जो है जाता है, कोई भी काम होता है जा करके आराम से करवा करके लेके चला आता है। देखिए, गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बैठते हैं। एक जनता दर्शन के माध्यम से कम 1.5 से 2 घंटे वो जन सुनवाई भी करते हैं, और उसमें विशेष रूप से मुस्लिम समाज को भी देखा जाता है। यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में आए हुए मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे पहले बुलाया जाता है, और उनके कार्यों का निस्तारण कराने का कार्य योगी आदित्यनाथ स्वयं करते हैं। जनता दरबार में हिंदू मुसलमान सभी समुदायों की समस्याओं का हल निकाला जा रहा था। तमाम आरोप के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में बढ़ती जा रही थी, और समय के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करते जा रहे थे। 2009 तक योगी आदित्यनाथ लगातार 4 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके थे। 2009 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत के रथ पर सवार होकर आते हैं और यूपी समेत पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और पूर्वांचल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर वक्त आता है 2017 के विधानसभा चुनाव का। इसमें किसी को पता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करती है तो सूबे को संभालने का दारोमदार योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद 2022 में यूपी में वो कर दिखाते हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की थी। लगातार 4 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया था कि वो राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं और राजनीतिक कुशलता के जरिए विरोधियों को परास्त भी कर सकते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा में रहते थे। अपने भाषणों की वजह से जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की अलग पहचान बन रही थी। समय का चक्र भी बहुत तेजी के साथ घूम रहा था। फिर वक्त आता है 2014 के लोकसभा चुनाव का।
देश में नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज थी। नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो वहां जन सैलाब उमड़ा था। ये रैली गोरखपुर और आसपास के जिलों में योगी आदित्यनाथ के सियासी कद की कहानी बयां कर रही थी। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर की धरती ऐसी है जहां हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऋषियों मुनियों का चिंतन, हमारे ज्ञानियों की सांस्कृतिक रचनाएं, इन सबको अक्षरदेह देने का काम गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा हुई है। एक प्रकार से ये ज्ञान की उपासना का काम हुआ है और वही समाज आगे बढ़ता है जो हर युग में, हर समय ज्ञान उपासना की अपनी साधना निरंतर बनाए रखता है। और उस काम में गोरखपुर की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उस धरती को मैं नमन करता हूं। – 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी समेत पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन इन सब के बीच ही योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा नुकसान हुआ। उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ का निधन हो गया, जिनके आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ ने संन्यास धर्म का पालन किया था, जिनकी छाया में योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ सीखा था, वो गुरु ही दुनिया छोड़कर चले गए। 14 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ को समाधि दी गई। नाथ परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ का अगले पीठाधीश्वर के रूप में अभिषेक किया गया। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ गया था। उनका राजनीतिक कद भी लखनऊ से दिल्ली तक बढ़ चुका था। 2014 में उन्होंने लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2014 के बाद वक्त आता है 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव का। योगी आदित्यनाथ फिर से सियासी जमीन पर सक्रिय होते हैं। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां शुरू होती हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ अपनी रैली में जमकर उछाल रहे थे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी। देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला। वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए। अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। लेकिन ये तय नहीं था कि जो योगी आदित्यनाथ अब तक गोरखपुर और पूर्वांचल में अपना प्रभाव दिखा रहे थे, उनको भविष्य में पूरे यूपी का भाग्य विधाता बनना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 312 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद भी कहीं से भी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे थे कि वो यूपी के अगले सीएम हो सकते हैं।
लेकिन फिर बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में शपथ लेने के बाद एक बड़े प्रदेश को संभालना योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती थी। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, माफिया राज और अर्थव्यवस्था के बिगड़े हुए हालात को संभालना उस वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत में लगे रहे। माफिया राज पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और गुंडों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। 2017 से 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चल रहे सभी मिथक तोड़ दिए और यूपी को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। इसीलिए यूपी में लगातार उन्होंने दूसरी बार जब बीजेपी की जीत दर्ज कराई तो सभी राजनीतिक पंडित भौचक्के के रह गए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को तोड़ते हुए खुद को एक कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि दिन रात मेहनत करके एक प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर सरकार जनता के लिए काम करती है तो फिर जनता भी भरपूर तरीके से प्यार उस सरकार पर लुटाती है। लगातार 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनकर योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बीजेपी को विजय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और 2022 में उन्होंने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। संवाददाता सुशील कुमार, भगवान सिंह और रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरे साथ इस खास पेशकश में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ।